ठीक है बच्चों, हेडिंग डालो, सभी बच्चों हेडिंग डालो। परचेज सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो क्रय प्रणाली। देखो ये परचेज सिस्टम होता क्या है। देखो बच्चों, परचेज सिस्टम क्या होता है, इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि लेबर चार्जेस के बारे में बताया था शायद, या कंटिजेंसी चार्जेस के बारे में बताया था। कंटिजेंसी चार्जेस के बारे में बताया था। तो कंटिजेंसी चार्जेस कौन समझाएगा मुझे? हाँ, ऐसी कंडीशन आ जाए। देखो क्या है कंटिजेंसी चार्जेस के बारे में क्या बताया था मैंने कि देखो, अच्छा इसमें स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो जो कंटिजेंसी चार्जेस के बारे में मैंने ये बताया था कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसकी जब हम प्लानिंग करते हैं, उसका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं, तब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है। जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, या फिर कोई तूफान आ गया, या बहुत हेवी बारिश हो रही, उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट में कुछ खराबी आ जाए या कुछ कोई पार्ट गिर जाए। चन्नी किधर ध्यान है भाई? तो पीछे देख गया तो बात करूंगे उससे। तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हारी मुस्कान दिख रही थी मुझे, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एक और बात, अगर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसके पहले हमने एस्टिमेशन किया कि हमारा इस प्रोजेक्ट में ये मटेरियल इतनी कॉस्ट का है, और पता चल रहा है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसके 1 महीने बाद उसकी कीमत 10% या 20% बढ़ गई, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है कि यार ऐसा भी हो सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा फंड हमारे पास रखा रहना चाहिए उसके लिए भी। या फिर हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद सरकार ने घोषणा कर दी कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में मजदूरों को इससे कम रुपए नहीं मिलना चाहिए, तो किसी भी हर कंपनी को वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बात तो हर किसी को फॉलो करना है, तो वो फॉलो करना पड़ेगा चाहे वो कैसा भी हो। जैसे कि स्कूलों में कई बार घोषणा हो जाती है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकता, तो वो हर प्राइवेट स्कूल को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सरकार को मना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो चार्जेस की हम पहले से व्यवस्था करके रखते हैं वो होते हैं कंटिजेंसी चार्जेस की कैटेगरी में आते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है परचेज सिस्टम। परचेज सिस्टम का मतलब ये है, क्या है यहाँ पर, कि हमें एक प्रॉपर लिस्ट बनाना है। हमें एक प्रॉपर लिस्ट बनाना है परचेज सिस्टम के लिए, ताकि कोई भी आवश्यक सामग्री छूटे ना, कोई भी आवश्यक सामग्री हमारी छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एक क्रय प्रणाली जो उत्पाद रसीद, चलो इंग्लिश मीडियम में देखो, हिंदी में मत देखो। एक परचेसिंग सिस्टम जो होता है, एक परचेसिंग सिस्टम होता है, वो क्या करता है, इनकम्पास मतलब रखता है, इनकम्पास मतलब बनाए रखता है वो। अ परचेसिंग सिस्टम इनकम्पास द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग फ्रॉम रिक्विजिशन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, रिक्विजिशन मतलब होता है मांग, रिक्वेजिशन बोलते हैं इसका, इसका जो उच्चारण होता है रिक्वेजिशन, रिक्वेजिशन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका मतलब होता है मांग। जो भी मांग आपके प्रोडक्ट की है उसकी एक प्रॉपर एक रसीद बनाओ, कि हमें एक प्रॉपर एक रिसिप्ट बनाओ, एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाओ, ताकि जो आवश्यक वस्तु है वो छूटे ना खरीदारी से। तो ये सब काम परचेज डिपार्टमेंट का रहता है। तो ये परचेसिंग सिस्टम में हमें याद मतलब ध्यान में रखना पड़ता है। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले क्या है परचेसिंग सिस्टम वो लिख लो। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। बहुत शुद्ध हिंदी है तो मैं बोल रहा हूँ, लिखो लिखो। एक परचेज सिस्टम, एक परचेज सिस्टम रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट, इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी कर लो एज इट इज। रिसिप्ट और पेमेंट डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट डॉक्यूमेंट, एक परचेज सिस्टम रिसिप्ट और पेमेंट डॉक्यूमेंट। एक परचेज सिस्टम
रिसिप्ट और पेमेंट डॉक्यूमेंट के द्वारा खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, जिससे कि खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ये रिसिप्ट और पेमेंट डॉक्यूमेंट के द्वारा खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, लिख लिया, जिससे कि प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सामग्री की कमी न हो, प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सामग्री की कमी न हो। अब लिखो परचेस सिस्टम स्टार लगा के लिखना, परचेस सिस्टम स्टार लगा के लिखो। परचेस सिस्टम के लिए निम्नलिखित प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है। परचेस सिस्टम के लिए निम्नलिखित प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। इंग्लिश मीडियम में लिखो फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर परचेस सिस्टम। फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर परचेस सिस्टम। नंबर 1, रिक्वेजिशन। जब आप किसी वर्ड को बोल नहीं पाओ तो गूगल पे सर्च करके उसका प्रोनाउंसिएशन देख लिया करो कि कैसे उच्चारण करना उसका। पहला है रिक्वेजिशन। कम्युनिकेशन स्किल में फोनेटिक्स पढ़ा था क्या आप लोगों ने? कम्युनिकेशन स्किल जब पढ़ा था तो वहां पर एक टॉपिक होता है फोनेटिक्स, पढ़ा था क्या? फोनेटिक्स, वहां पर कैसे शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है वो सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा हुआ है ना आपने फर्स्ट ईयर में? हमको तो पढ़ाया था यार, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें पढ़ाया गया था कि कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, किस शब्द को किस प्रकार से बोलना है। ये कम्युनिकेशन स्किल में सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में। कोई बात नहीं सिखाया था। रिक्वेजिशन मतलब होता है मांग। दूसरा है कॉल ऑफ कोटेशन। कोटेशन तो पता ही होगा आपको। तीसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये लिख लो, फिर समझा दूंगा एक एक पॉइंट को। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अगला लिखो परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर। पांचवा है इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। परचेस सिस्टम में ये जो जितने भी 6 पॉइंट है इन सब को फॉलो करना पड़ता है। छठवा है रिलीज ऑफ पेमेंट। एज पर टर्म्स एंड कंडीशन।
अभी हम इन 6 पॉइंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कॉलेज ही है, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बना हुआ है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। तो सरकार एक फिक्स फंड प्रिंसिपल सर के पास में या उनके खाते में जो भी है, एक अकाउंट सेक्शन बना हुआ है कॉलेज का, उसमें अमाउंट डालती है कि भाई आपको आपकी कक्षाएं चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो एक पूरी एक आपकी क्या क्या मांग है वो पूरा एक लिख के भिजवाइए। तो प्रिंसिपल सर ने एचओडी को बोला, एचओडी सर ने मुझे और नीतीश सर को बोला कि भाई आप देखो कि आपके बच्चों को जो मतलब क्या क्या ज़रूरत है, जब कक्षा चलेगी तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फिर हम दोनों ने बैठे, हमने डिसाइड किया कि यार कौन कौन सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। एक तो फर्स्ट ईयर है, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आएंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा। फिर थर्ड सेमेस्टर आएगा तो वहाँ पे कौन सी लैब लगने वाली है, वहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लैब लगने वाली है। फिर फिफ्थ सेमेस्टर आया तो वहाँ हमने सोचा कि यार कौन सी लैब लगेगी, तो पावर सिस्टम है तुम लोगों को, तो वहाँ पे उसकी कुछ लैब लगने वाली। इसी प्रकार से जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पे इंडक्शन मशीन की लैब की ज़रूरत थी। ठीक है, तो मशीन में कौन कौन से टॉपिक है, डीसी मशीन है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पे थ्योरम्स रहती है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इनकी किट नहीं है कॉलेज में, बच्चों को एक्सपेरिमेंट कैसे करवाएं। तो हमने एक मांग कर दी कि केसीएल किट, केवीएल किट, थेवेनिन्स थ्योरम किट, ये सब चाहिए। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट कराना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराना है, तो उसकी एक किट चाहिए, वो किट मंगवा ली। लॉसेस कैलकुलेट करना है तो उसकी एक किट चाहिए, तो उसको हमने एक बना लिया। हमने लिख दिया कि भाई ये भी मांग है सर, ये कमी है, ये चाहिए। 4-5 लाख रुपए का बजट था, 4-5 लाख रुपए खर्च करना था। तो उस हिसाब से बजट बनाया कि यार ये सामान खरीद लेंगे, ये सामान खरीद लेंगे। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने ले जाके एक लिस्ट बना के जो मांग थी वो भिजवा दी कि सर ये चाहिए और ये इतनी कीमत का मिलने वाला है, इतने रुपए का एक किट मिलने वाली है, या पूरा एक अरेंजमेंट इतने रुपए का मिलने वाला है। हमने भिजवा दिया, वो आ गया। तो ये है सारी मांग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो सारी की सारी मांग आगे की ओर भिजवा देंगे। समझ में आ रही के बाद, बस यही मांग, और क्या समझा है इसमें। जो डिमांड है हमारी, रिक्वायरमेंट है, वही सारी मांग है, उसी की एक लिस्ट बनाना, वो हमारा रिक्विजिशन या फिर मांग कहलाए। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो एज इट इज कॉपी करो, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। रिक्विजिशन, मांग, पहले इंग्लिश में लिखो फिर हिंदी में लिखो। मांग औपचारिक रूप से
किसी वस्तु अथवा सेवा, किसी वस्तु अथवा सेवा क्या बोलना चाहिए आगे, वस्तु अथवा सेवा की सुविधा एवं उपलब्धता, की सुविधा और उपलब्धता, की सुविधा और उपलब्धता को प्राप्त करने की अवस्था को दर्शाती है, की अवस्था को दर्शाती है। इंग्लिश मीडियम वाले उसको कॉपी कर लो, की अवस्था को दर्शाती है। मास्क लगा लेते भाई सर, बच्चों को मास्क लगा लें तो मास्क लगा लो भाई। ये काम दे दिया है बेटे। ठीक है, तथा इन मांगों को एक लिस्ट में उकेरा जाता है। इन मांगों को एक लिस्ट में उकेरा जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है। एक लिस्ट में लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, जो लिखना है। तथा इन मांगों को, हाँ, उनकी स्पेसिफिकेशन के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ तथा उनकी मात्रा और कीमत के साथ व्यक्त किया जाता है। कीमत के साथ लिखा जाता है, व्यक्त मतलब लिखा जाता है। बस ये है, मांग में जितना लिख सकते थे उतना लिख दिया आप। लिखा जाता है। देखो अब हेडिंग डालो, कॉल ऑफ कोटेशन। हिंदी में लिखना चाहते हो तो कोटेशन आमंत्रण लिख लो। कोटेशन आमंत्रण, वो लिखा हुआ है आपके पीडीएफ। कोटेशन आमंत्रण, देखो क्या है ये। अब भाई प्रिंसिपल सर के पास हर एक डिपार्टमेंट ने क्या क्या चाहिए वो भिजवा दिया। अब प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, यदि उनकी नॉलेज में है कि कहाँ से खरीदना है, कुछ कोई शॉप या किसी सप्लायर के बारे में पता है, तो वो सीधे एक लेटर भिजवाएंगे कि हमें हमारे कॉलेज के लिए 3-4 जगह, एक जगह नहीं, वो 3-4 जगह पे भिजवाएंगे एक लेटर कि भाई ये सामान चाहिए, आप कितने में दे रहे हो, एक कोटेशन भिजवाओ। ये सामान इतने में भिजवाएंगे, ये सामान इतने में, ये सामान इतने में। कम से कम 4-5 जगह से सर के पास एक लेटर आया कि भाई हम इतने में दे रहे हैं। फिर प्रिंसिपल सर ने देखा कि यार ये जगह से ये सस्ती दे रहा है, वहाँ से वो मंगवा लेंगे। यहाँ से ये सस्ता दे रहा है, वहाँ से मंगवा लेंगे। यहाँ से ये सस्ती कीमत में मिल रहा है, वहाँ से मंगवा लेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार से ये दिया जाता है। ये कोटेशन जो है वो 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो सर को पता है, प्रिंसिपल सर को, कि यार 3-4 जगह है जहाँ पे सामान अच्छा मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, तो उनने चारों जगह लेटर भिजवा दिया। क्या तो दूसरा काम वो क्या करेंगे, वो पेपर में ऐड दे देंगे
देखा होगा आपने, वो पेपर में ऐड दे देंगे कि भाई हमको हमारे कॉलेज के लिए ये सामान चाहिए। जो इच्छुक है वो टेंडर, उसको टेंडर बोलते हैं, उसको टेंडर बोलते हैं। वो टेंडर निकाल देंगे पेपर में कि भाई आप इस पते पे अपना टेंडर फिक्स कर दो या मेल कर दो। अब उनको जहाँ का अच्छा लगेगा, जहाँ का उनको जमेगा, वहाँ से वो सामान मंगवा लेंगे। 2 प्रकार से ये होता है। तो लिखो आगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो एज इट इज कॉपी करो, हिंदी मीडियम वाले लिखो विभिन्न डिपार्टमेंट से आने वाली मांगों के आधार पर, लिखना ही तुम्हें, देख लो वो इंग्लिश में लिखो ना, वो इंग्लिश में तुम्हारी कॉपी में पीडीएफ है, इसको ऐसे ही रन देना है। विभिन्न डिपार्टमेंट से आने वाली मांगों के आधार पर परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को विभिन्न सप्लायर को कोटेशन के लिए आमंत्रित करते हैं। विभिन्न सप्लायर को कोटेशन के लिए आमंत्रित करते हैं। विभिन्न सप्लायर को कोटेशन के लिए आमंत्रित करते हैं। यह कोटेशन 2 प्रकार से प्रेषित किए जाते हैं। यह कोटेशन 2 प्रकार से प्रेषित किए जाते हैं। यह कोटेशन 2 प्रकार से प्रेषित किए जाते हैं। यह कोटेशन 2 प्रकार से प्रेषित किए जाते हैं, मतलब भिजवाए जाते हैं। नंबर 1, इंग्लिश मीडियम वाले एज इट इज कॉपी कर लो। ये ए नंबर पे लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल लेटर भिजवा देते हैं रजिस्टर्ड सप्लायर को। जो सप्लायर जिनके बारे में प्रिंसिपल सर पहले से जानते हैं, उनको इंडिविजुअल लेटर लिख देंगे कि भाई हमको ये सामान चाहिए, आप अपना कोटेशन भिजवा दो, जहाँ से अच्छा लगेगा खरीद लेंगे। और दूसरा तरीका नीचे लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में आप एड दे दो, जिसको टेंडर बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले उसको एज इट इज कॉपी करो, हिंदी के लिए मैं बोल रहा हूँ। लिखो ए ऑप्शन, मतलब फर्स्ट पहला तरीका है रजिस्टर्ड सप्लायर को इंडिविजुअल तरीके से कोटेशन के लिए लेटर लिखा जाता है। 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 दूसरा तरीका बी, न्यूज़पेपर में एड देकर भी कोटेशन मंगवाया जाता है। न्यूज़पेपर में एड देकर भी, एडवर्टीजमेंट देकर भी कोटेशन मंगवाया जाता है। इस प्रकार के कोटेशन मंगवाने की प्रक्रिया टेंडर कहलाती है। इस प्रकार से कोटेशन मंगवाने की प्रक्रिया टेंडर कहलाती है। हो गया बच्चों, समझ में आ रही बात? सरल है यार, क्या है इसकी। 5th सेमेस्टर में आने के बाद तो इतना तो समझ ही आऊंगे। ठीक है,
ठीक है, अब लिखो थर्ड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण। तीसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तीसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण। देखो क्या होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब यह है, तुलनात्मक विवरण का मतलब यह है कि भाई प्रिंसिपल सर के पास आ गए मेल अलग अलग कंपनियों से, जो जो टेंडर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनियों से सर के पास आ गए कोटेशन, प्रिंसिपल सर के पास बैठे हो, उन्होंने देखा कि यार ये कंपनी अपने को ये चीज़ इतने में दे रही, ये चीज़ इतने में दे रही, उन्होंने देखा। फिर उन्होंने देखा दूसरी कंपनी ये इतने में दे रही, ये इतने में दे रही, ये तीसरी कंपनी। फिर क्या करेंगे प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर सोचेंगे यार कि ये इतनी चीज़ यहाँ से सस्ते में मिल रही, इतनी चीज़ यहाँ से सस्ते में मिल रही, इतनी चीज़ यहाँ से सस्ते में मिल रही, तो उस हिसाब से वहाँ ऑर्डर दे दें। तो ये होता है कोटेशन मंगवाने का मतलब, जहाँ सस्ता मिल जाए वहाँ से ले लो। सस्ते के साथ साथ क्वालिटी भी देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये सही दे रहा नहीं दे रहा। तो पूरा तुलनात्मक अध्ययन करेगा। जैसे कि मोबाइल की बात, 5000 mAh बैटरी, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल, इतने में दे रहा है, वही कितने में, 7000 रुपये। वहीं पे दूसरा कंपनी वही 4 64 वो दे रहा 10,000 में। फटाफट दिमाग जाएगा कि ये खरीद लो, फटाफट दिमाग जाएगा। कैमरा 13 मेगापिक्सल 7000 में मिल रहा है, जब यही सारी चीज़ 7000 में मिल रही तो 10,000 को कौन खर्च करेगा? बस वही है, ऐसे ही होता है कोटेशन में, जहाँ सस्ते में मिल गया, सारे स्पेसिफिकेशन जो चाहिए वो मिल रहे, 5 से हम खरीद लें। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इंग्लिश मीडियम वाले एज इट इज कॉपी करो, हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल रहा हूँ। लिखो, जब कोटेशन और टेंडर, जब कोटेशन अथवा टेंडर परचेज डिपार्टमेंट को मिल जाते हैं, जब कोटेशन और टेंडर परचेज डिपार्टमेंट को मिल जाते हैं, जब कोटेशन और टेंडर परचेज डिपार्टमेंट को मिल जाते हैं, तब परचेज डिपार्टमेंट एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। तब परचेज डिपार्टमेंट इन कोटेशन का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तब परचेज डिपार्टमेंट इन कोटेशन का तुलनात्मक अध्ययन करता है तथा कोटेशन में प्रोडक्ट के रेट के अनुसार, ऑर्डर देते हैं।